कभी पूछेगा B2 का नाम है, B1 का नाम है। जय हिंद साथियों, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। ध्यान से समझेंगे क्या पढ़ रहे हैं। क्लास 12 की केमिस्ट्री, जिसमें हमारा चैप्टर है जैवअणु, चैप्टर नंबर 10 जैवअणु, जिसके हम बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करना चाहते हैं ना। किस पर? बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है बहुविकल्पीय क्वेश्चनों की ना, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। हर एक क्वेश्चन पे चर्चा करनी है, क्योंकि यहाँ से सेम टू सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं ना। देखो, सभी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो अच्छे से पढ़ना है। हमने 2024 के क्वेश्चन भी इसी में ऐड कर दिए हैं, तो सारी क्लास को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है ना। सबसे पहले ये कहते हैं सबसे मीठी शर्करा है। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? ठीक है, हमने बताया था आपको, क्या है? ग्लूकोस, माल्टोस, फ्रक्टोस या सुक्रोस? बताओ भाई, सभी कमेंट्स करो, क्या होगा? सभी एक बार कमेंट्स करते रहेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर डालकर कमेंट्स कर दिया करेंगे ना। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो फ्रक्टोस, फ्रक्टोस मतलब फलों की शर्करा। हमने जब पढ़ा रहे थे तो हम बता रहे थे इसे क्या कहते हैं? फलों की शर्करा कहते हैं। ये सबसे मीठी होती है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे है, न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? जब हम न्यूक्लिक अम्ल पढ़ा रहे थे तो हमने स्पेशल तौर पर ये बातें सिखाई थी। हमें मालूम था क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट्स करो कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप यहाँ से लिखते चलना। ठीक है, यहाँ देख लिया करना, ये 4 नंबर है तो 4 नंबर के अकॉर्डिंग डाल दिया करना ना, हम पहचान लिया करेंगे। देखो, इसका जो सही आंसर होगा, पेप्टाइड बंध द्वारा, फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा, ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा या हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा ना। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, एकदम सही ना। क्लियर है? चलो आगे चर्चा करते हैं। आगे है, अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में रिजर्व ग्लूकोज का काम करता है वह है, क्या कहते हैं? ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे शरीर में रिजर्व ग्लूकोज के रूप में एकत्रित रहता है? ठीक है, कौन रहता है? स्टार्च, सुक्रोस, ग्लाइकोजन या फिर फ्रक्टोस? बताओ भाई क्या होगा? तो हमने समझाया था, क्या बताया था? ग्लूकोज जब हमने बताया था कि जब हम क्या करते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हैं और हमारा यूज नहीं हो पाता, शरीर उतनी एनर्जी का क्या नहीं कर पाता, खर्च नहीं कर पाता है, क्या करेगा? फिर उसे एकत्रित कर लेगा। एकत्रित किस रूप में करेगा? तो हमने सिखाया था, आपको याद है? प्रोग्राम वाला सीन बता रहे थे ना, कौन सा है? ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित कर लेता है। किसको? ग्लूकोज को हमारा शरीर ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित कर लेता है। और जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोजन ही हमें क्या देता है? एनर्जी देता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा ना। आगे है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? बताओ भाई, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी या विटामिन डी? कमेंट्स करो। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ से चेक कर लेना, 6 है, या फिर क्वेश्चन नंबर लिख लेना। ठीक है, सभी पे क्वेश्चन नंबर लिख लेना। ये क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, नंबर लिखते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर है 4 है ना। चलो सभी भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है, कमेंट्स करके बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। हाँ भाई, देखो, विटामिन ए, विटामिन ए इसका सही आंसर होगा। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाती है। विटामिन ए, ठीक है, याद रखना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन ए, नाम क्या है विटामिन ए का? रेटिनॉल। ठीक है, क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाती है। ठीक है, आगे पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 में। विटामिन सभी पढ़ लेना एक एक करके ना, सभी। आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 4। अब क्वेश्चन नंबर किस पर आ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 पर ना। चलो, ये कह रहा है दूध में शर्करा डाइसैकेराइड होती है। दूध में कौन सी शर्करा होती है? ये पूछना है इनका। सुक्रोस होता है, माल्टोस होता है, ग्लूकोस होता है या फिर लैक्टोस होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
लैक्टोस क्या होती है? दूध में लैक्टोस पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है बात? सारी बातें समझ रहे हैं? आगे है क्वेश्चन नंबर 5 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा ना। ये करें विटामिन ए की कमी से होती है। अब देखो एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया है 2024 में, समझ रहे हैं? सेम क्वेश्चन है बस अलग तरीके से पूछ लिया है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है बताओ सभी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रतौंधी। ठीक है, हम थोड़ी देर पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, 2024 में पूछा गया है। ठीक है, जस्ट सेम क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है एक ही साल में 2 बार ना, तो समझ लेना क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ये कह रहा है युग्मों यौगिकों का युग्म, थोड़ा ध्यान से समझना है, यौगिकों का युग्म जिसमें दोनों यौगिक टोलन अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देते हैं वह है। कौन है जो टोलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कर लेगा? ये आपको समझने की जरूरत है ना। देखो एक बात समझनी ये है, ग्लूकोज तथा सुक्रोज, तो देखो ग्लूकोज तो देता है, ये बात सही है, पर सुक्रोज नहीं देता। सुक्रोज टोलन अभिकर्मक के साथ कोई परीक्षण नहीं देता, ग्लूकोज देता है, क्योंकि ग्लूकोज के बारे में हमने रिएक्शन पढ़ी है एल्डिहाइड समूह होने के कारण। किसके? ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होने के कारण ग्लूकोज जो है टोलन अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देता है। क्लियर है? तो जहां ग्लूकोज होगा ग्लूकोज तो सही होगा, लेकिन सुक्रोज है इसलिए इसे हम कट कर देंगे। साथ के साथ इसमें भी सुक्रोज है तो ये भी कट हो जाएगा, सभी हो ही नहीं सकते। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा सही? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बात की जाए किसकी? सुक्रोज की, तो ठीक है सुक्रोज में एल्डिहाइड समूह है, ये क्या करेगा? टोलन परीक्षण अभिकर्मक के साथ परीक्षण देगा, धनात्मक परीक्षण देगा, परंतु फ्रक्टोज टोलन अभिकर्मक के साथ सीधी क्रिया नहीं करता। क्लियर है? पहले ध्यान से समझना है, पहले फ्रक्टोज का हम पुनर्विन्यास करते हैं। क्या करते हैं? पुनर्विन्यास किसमें करते हैं? ग्लूकोज में। ठीक है, किसमें? ग्लूकोज में। किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में ना, ये बात ध्यान से समझनी है। हमें ग्लूकोज प्राप्त होगा और ग्लूकोज क्या करता है? तो ग्लूकोज टोलन अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देता है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फ्रक्टोज भी करेगा कब? जब हम उसे क्षार की उपस्थिति में ये क्रिया कराएंगे ना। चीजें क्लियर हो गई? सारी चीजें समझ आ रही हैं? चलो अच्छा क्वेश्चन था, पूछने लायक क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं ना। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड है? बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड है? बताओ भाई कौन मोनोसैकेराइड होगा? लैक्टोस, माल्टोस, स्टार्च या फ्रक्टोस? बताओ। देखो स्टार्च तो होता नहीं है, माल्टोस भी नहीं होता, लैक्टोस भी नहीं होता, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, फ्रक्टोस। क्यों? फॉर्मूला याद है ना, C6H12O6। क्या है ये? मोनोसैकेराइड। पूछा जाए मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं? जिनका जलापुटन नहीं होता ना। सारी चीजें समझ आ रही हैं? हाँ भाई कमेंट्स जरूर करते रहना। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये कह रहा है कौन सा डाइसैकेराइड है? तो आप समझो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड हो जाएगा, फ्रक्टोस मोनोसैकेराइड हो जाएगा। अब सुक्रोज का फॉर्मूला याद होगा तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर सुक्रोज ही है। ठीक है, फॉर्मूले कुछ पढ़ लेना जरूरी है, जाइलोस भी नहीं होगा ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। ठीक है, फॉर्मूला कमेंट्स करके बताएंगे, आप सभी कमेंट्स करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में सुक्रोज का फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका काम है, कमेंट्स करना है, सुक्रोज लिखना है और उसका फॉर्मूला लिखना है कोष्टक में ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एंजाइम का नाम क्या है? पेप्सिन एंजाइम द्वारा जल अपघटित होती है। कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जो एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल अपघटित होती है? ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान से समझनी है, जो शरीर में क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जीव जंतुओं में जो क्रियाएं होती हैं वे सभी एंजाइमों द्वारा ही उत्प्रेरित होती हैं ना। तो समझने की बात ये है, ये कह रहे हैं प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में अपघटित हो जाते हैं, बसा अम्लों में अपघटित हो जाते हैं, ग्लूकोज एथिल अल्कोहल में। क्या ग्लूकोज एथिल अल्कोहल में अपघटित इसी वजह से होता है? आगे पॉलीसैकेराइड से मोनोसैकेराइड। तो इसका जो सही आंसर है, इसे नोट भी कर लेना कहीं। ठीक है, कुछ चीजें नोट करते रहना है, अच्छी चीजें हैं। एमिनो अम्ल, ये पूछा जाने लायक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना।
पूछा जाए। अच्छा क्वेश्चंस यही है, कई क्वेश्चंस अच्छे थे, सरल हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन सरल हैं। अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है। क्या समझने लायक है? प्रोटीन जो है, कौन? प्रोटीन जो है वो अपघटित हो जाता है एमिनो अम्ल में। वैसे भी हमको मालूम है अल्फा एमिनो अम्ल से मिलकर ही बना होता है प्रोटीन। किससे मिलकर बना होता है? अल्फा एमिनो अम्ल से। तो अपघटित किसके द्वारा होगा? तो याद रखना पेप्सिन के द्वारा। किसके द्वारा? पेप्सिन एंजाइम द्वारा ना। बोलो भाई, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, ऑप्शन हमारा पहला ही सही हो जाएगा ना। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? ये 9 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से समझते रहना है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करेंगे हम। ये कह रहे हैं ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें होता है। क्यों ये अपचायक गुण प्रदर्शित करता है? बोलो, आपसे पूछना चाह रहे हैं ये भाई, ग्लूकोज अपचायक गुण क्यों प्रदर्शित कर रहा है? कोई रीजन समझ आ रहा है? ये कह रहे हैं एल्डिहाइड समूह है इसलिए, हाइड्रोक्सिल समूह है इसलिए, कीटोनिक समूह है इसलिए। देखो कीटोनिक तो नहीं होता, NH2 समूह है इसलिए NH2 भी नहीं होता ना। इतना तो हम जानते हैं कि इसमें एल्डिहाइड समूह है और हाइड्रोक्सिल समूह है। लेकिन ये पूछ रहे हैं अपचायक गुण का कारण क्या है? तो अपचायक गुण का कारण है, क्या कारण है? एल्डिहाइड समूह। क्या है? एल्डिहाइड समूह ना। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड समूह के कारण ये अपचायक गुण प्रदर्शित करता है। किसके साथ? टोलन अभिकर्मक के साथ, फेलिंग विलयन के साथ। कई हमने क्रियाएं कराई हैं, महत्वपूर्ण थी ना। आगे कह रहे हैं ग्लूकोज में, अच्छा क्वेश्चन नंबर जरूर चेक कर लेंगे। ये 11 था, अब हम 12 पर आ गए हैं ना। ये कह रहे हैं ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं? ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है? अच्छा क्वेश्चन है। देखो पूछा हुआ भी है 22 में, 23 में, 24 में छोड़ दिया है, अब फिर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं? अभी क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा जाने लायक है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 सभी आंसर सही हैं। एक बार इसका स्ट्रक्चर देखो, CHO हम सिखाते हैं ना, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट में CH2OH ना। अब ध्यान से समझना, तीसरे कार्बन पर OH इस तरह, वैसे कहीं भी लगा दो लेकिन सीखने का तरीका एकदम परफेक्ट ही होना चाहिए ना। चलो, ये है ग्लूकोज, हमने कई बार ये स्ट्रक्चर पढ़ाया है। अब इसकी डिग्री निकाल लो कार्बन की। क्या निकालनी है? डिग्री। देखो पहले पर तो OH है नहीं, ठीक है, इसकी डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये भी 2 से टच है, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, क्योंकि ये एक से टच है ना। जितने कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन 2 कार्बन के साथ बना रहा है तो 2 डिग्री, ये भी 2 के साथ 2 डिग्री, ये एक के साथ तो इसकी 1 डिग्री, ये भी एक के साथ तो इसकी 1 डिग्री। ये पूछ रहे प्राथमिक एल्कोहलिक समूह। तो ये जो OH समूह है किसके साथ जुड़ा है? प्राथमिक के साथ। ये 2 डिग्री के साथ, ये द्वितीयक के साथ, ये वाला भी द्वितीयक, ये वाला भी द्वितीयक। यहाँ OH है ही नहीं, यहाँ एल्डिहाइड समूह है, इस बात को समझ लेना। ठीक है, यहाँ क्या है? एल्डिहाइड समूह है, आपको OH ना दिखे ना। तो कितने ऐसे हैं जो प्राथमिक कार्बन से जुड़े हैं? तो ये वाला है बस एक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। एक ऐसा OH समूह है जो कैसा है? प्राथमिक एल्कोहलिक समूह कहलाएगा ना। क्लियर है? अच्छा, 4 या 5 ऑप्शन हो सकता था। देखो 1 OH है, 2 OH है, 3 OH है, 4 OH है, 5 है। तो अगर कहीं 5 दे रखा हो तो आप 5 पर टिक नहीं करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लूकोज में कितने एल्कोहलिक समूह हैं, तब हम आंसर लगा कर आएंगे 5। ठीक है, अभी क्या करेंगे? एक सही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आगे ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13 है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है। ये कह रहे हैं एंजाइम होते हैं। तो क्या होते हैं? एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये तो हमने परिभाषा जान रखी है, कई बार हमने इसको बताया भी है। बात आती है, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, परिभाषा जैसा तो कुछ नहीं है, कार्बनिक अम्ल भी नहीं है, उच्च अणुभार भी नहीं दे रखा। इन्होंने कह रखा है कि तेल है, प्रोटीन है, वसा अम्ल है या खनिज है। तो जब हम आपको प्रोटीन पढ़ा रहे थे तब भी हमने सिखाया था, एंजाइम पढ़ा रहे थे तब भी हमने सिखाया था। क्या सिखाया था? कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो
प्रोटीन ही होते हैं। आंसर याद रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन सभी अच्छे हैं, ध्यान रखना है, जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं सभी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे से तैयार रखने हैं, ठीक है। साथ के साथ जितने क्वेश्चनों में हमने कहा है कमेंट्स करनी है, वहां कमेंट्स करनी ही है, ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये कह रहे हैं एमिनो अम्ल निम्न के निर्माण की संरचनात्मक इकाई होती हैं। 2023 में आया है, ठीक है। लास्ट ईयर 2-3 साल के सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेने हैं। एमिनो अम्ल, बताओ भाई, एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या विटामिन? बताओ, एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? तो आंसर मालूम चल जाना चाहिए, कौन सा होगा? प्रोटीन। क्या बनाते हैं? प्रोटीन। हमने बताया तो था, क्या बताया था? आज ही सिखाया है कि अगर हम प्रोटीन का जल अपठन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होंगे? अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त हो जाएंगे ना। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? हाँ भाई, चीजें याद आती रहनी चाहिए। देखो, हमने आज ही सिखाया है, प्रोटीन का पेप्सिन एंजाइम द्वारा जल अपठन करेंगे तो अल्फा एमिनो अम्ल बनेंगे। मतलब अल्फा एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन। ये क्रिया भी हमने सिखाई है, किस तरह से जुड़ते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं किसके बारे में? विटामिन B1, ठीक है। ये कह रहे हैं विटामिन B1, अच्छा इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13। क्वेश्चन नंबर ये 14 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15, ठीक है। ये कह रहे हैं विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, ठीक है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम, ठीक है। सभी रासायनिक नामों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेना है, ठीक है। जैसे एस्कार्बिक अम्ल जो है वो विटामिन C का नाम है, ठीक है। एस्कार्बिक अम्ल जो है वो विटामिन C का नाम है। राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B6 का नाम है, ठीक है। थायमीन जो है विटामिन B1 का नाम है ना। और पीरिडॉक्सिन जो है विटामिन B2 का नाम है, ठीक है। एक बार सभी कमेंट्स करेंगे कि चीजें ठीक हैं। उल्टा हो गया क्या? विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। और B6 का नाम क्या है? पीरिडॉक्सिन ना। चलो ये पूछ किसका रहे हैं? B1 का ना। B1 का क्या है? थायमीन, ठीक है। B1 का क्या है? थायमीन ना। चलो बहुत जरूरी है इन सभी, अच्छा सभी नामों को ही पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी की बुक में कुछ नाम्स नहीं दिए हैं, लेकिन आप तैयार कर लेंगे ना। चलो ऑप्शन कौन सा सही हो गया भाई? थायमीन ना। चलो आगे, जैसे हमने यहाँ आपके लिए चार्ट दे रखा है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, ठीक है। बहुत से क्वेश्चंस हमने इसीलिए नहीं दिए हैं विटामिन वाले, क्योंकि चीजों को क्या करना है, आपको एक बार यही चार्ट पढ़ लेना है, यही बार बार क्वेश्चन आते रहेंगे। कभी पूछेगा B2 का नाम है, B1 का नाम है, B12 का नाम है, ठीक है। तो इनको एक बार पढ़ लेना है। जैसे विटामिन C को एस्कार्बिक अम्ल, विटामिन D को कैल्सीफेरॉल, विटामिन E को टोकोफेरॉल और विटामिन K को क्या है? फाइलोक्विनोन। विटामिन B1 का थायमीन, B2 का राइबोफ्लेविन ना, और B6 का पीरिडॉक्सिन ना। चलो देखो, जैसे ये क्वेश्चन आ गया 2019 में आया था, क्या था? पीरिडॉक्सिन नाम है, किसका नाम है? B1 का, B6 का, B2 का और B12 का। B12 का तो नहीं होगा, B1 का भी नहीं होगा, किसका नाम है भाई? देखो, B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक है। और B6 का नाम है पीरिडॉक्सिन। तो किसका नाम पूछा है? B6 का ना। चलो विटामिन B6, ठीक है। अच्छे से मैं ये कहूँगा, यहाँ से पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, ये तैयार कर लेना है। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये भी मालूम होना चाहिए ना। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। चलो यहाँ तक तो चीजें ठीक हैं। आगे, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। देख रहे हैं बार बार ये क्वेश्चन है, और बहुत सारे क्वेश्चंस थे, हमने कम से कम क्वेश्चंस यहाँ रखे हैं ना। चलो 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, थायमीन, कैल्सीफेरॉल, एस्कार्बिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा ना, विटामिन डी का, ठीक है। थायमीन किसका हो जाएगा? B1 का। और एस्कार्बिक अम्ल किसका हो जाएगा? विटामिन किसका लिख दें क्या? ये विटामिन C का, ये D का, और ये B1 का, और राइबोफ्लेविन ये B2 का ना। चलो थोड़ा थोड़ा इनको पढ़ते रहना है, अच्छे नाम है ना। चलो आगे चलते हैं। ये कह रहा है
डीएनए में क्वेश्चन नंबर भी चेक कर लेते हैं, 17 18 ना। चलो, ये कह रहा है डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है, ठीक है। 1923 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने लायक क्वेश्चन है। डीएनए आरएनए में अंतर भी पूछता है, अलग से आरएनए भी पूछता है, डीएनए भी पूछता है, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाना चाहिए। कौन सा क्षारक नहीं है, कमेंट्स करो। सभी 18 नंबर लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 डालेंगे और कमेंट्स करके बताएंगे कौन से क्षारक हैं, कौन से क्षारक नहीं है, ठीक है। याद होना बहुत जरूरी है। तो थायमीन होता है, ठीक है, साइटोसिन भी होता है, एडेनिन भी होता है, क्या नहीं होता, यूरेसिल। याद रखना यूरेसिल किस में पाया जाता है, ये आरएनए में उपस्थित होता है, ठीक है। आरएनए में क्या उपस्थित होता है, यूरेसिल। तो इसका नहीं पूछा है, याद रखना कौन नहीं है, तो यूरेसिल नहीं है ना। क्लियर है बातें। चलो क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी का स्पेशल क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना है, ठीक है। क्या है, प्रोटीन में 2 प्रकार की द्विकुंडली संरचनाएं पाई गई हैं, ठीक है। द्वितीयक संरचना पर जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें 2 प्रकार की संरचना होती है, एक है अल्फा हेलिक्स संरचना, ठीक है, अल्फा हेलिक्स, और एक है बीटा प्लेटेड शीट संरचना, ठीक है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। बात आती है अल्फा हेलिक्स संरचनाएं जिसके द्वारा स्थायित्व प्रदान करती हैं, वे हैं अल्फा हेलिक्स संरचनाएं आपस में किस बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं, ये इनका पूछना है, ठीक है। हमने बताया था, याद है, कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा, हमने बताया था कुछ इस तरह से होता है। तो ये आपस में किस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, याद है, CONS समूह, क्या है, CO जो है NH के साथ किस बंध से जुड़े रहते हैं, ये पूछना है इनका। किसके साथ, पेप्टाइड बंध द्वारा, वॉन्डरवॉल बल द्वारा, हाइड्रोजन आवन द्वारा, या द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाएं द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हमने सिखाया भी था किसके कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड, मैक्सिमम संख्या में हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे अल्फा हेलिक्स संरचना को स्थायित्व प्रदान होता है ना। चलो यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी ना। क्वेश्चन नंबर 20, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, ठीक है, दोनों ही कैसे हैं, इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे आप 20, और आरएनए में कौन कौन से क्षारक उपस्थित हैं, कमेंट्स करके बताएंगे ना। सभी ध्यान से समझो। बताओ, ये 2022 और 19 दो बार पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, या फिर ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। आगे साइटोसिन, थायमीन, ठीक है, और एडेनिन और यूरेसिल, या फिर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तब फिर ऐसा लगेगा कि सभी हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, थोड़ा सा 1 से 2 बार पढ़ लेना है, बहुत जरूरी है ना। डीएनए आरएनए में अंतर पढ़ाया था, तब हमने बताया था कि आरएनए में, किसमें, आरएनए में कौन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल क्षारक होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल क्षारक उपस्थित होते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, ठीक है। ये कह रहा है निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा अम्ल एक विटामिन है, बताओ भाई। अच्छा क्वेश्चन है, विटामिन से क्वेश्चंस कई पूछे जाते हैं, तैयार रखनी है विटामिन। 5 नंबर का क्वेश्चन तक आता है यहाँ से ना, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। क्या है, एस्पार्टिक अम्ल, बताओ, एस्कार्बिक अम्ल, सैकेरिक अम्ल या एडिपिक अम्ल, कौन सा सही होगा, बोलो। तो ऑप्शन नंबर बी, क्या है, एस्कार्बिक अम्ल जो होता है वो विटामिन सी का होता है। किसका, विटामिन सी के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है, सभी विटामिनों को अच्छे से जान लेना है ना। चलो आगे। अच्छा, उम्मीद कर रहे हैं कि सारी चीजें आप अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे क्या, 2024 में जैव अणु चैप्टर से पूछे हुए सभी क्वेश्चंस, 2024 बोर्ड एग्जाम वाले ना। बस आपको क्या करना है, कमेंट्स प्रॉपर करते रहना है, साथ के साथ वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, जिससे कि हम आपके लिए लगातार ऐसी ही क्लास लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।